डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसकी सेकंड पार्ट। पहला जो हमारा पार्ट था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, पूरा जो भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितनी भी थ्योरी थी, मतलब कोई भी आपका फॉर्मूला हो एनर्जी का, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का या फिर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए थे। और हमने क्वांटम नंबर्स जो थे आपके 4, वो भी क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। जितना भी हमारा पढ़ने का था पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया और उसके बाद हमने 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे। आज इस चैप्टर के हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो कि अब तक के आपके नीट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये नीट 2016 में आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। पहले ये दोनों क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल। कह रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। मतलब ये है कि आपका जो ये एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ये है आपका एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये आपका एक ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते हैं। अगर आपको इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करना है तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए, सिंपल सी बात है, ये तो आपको भी पता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगी, राइट। मान लेते हैं हम इस ऑर्बिटल को कि ये आपका 2s ऑर्बिटल है, n की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 है। अगर L की वैल्यू बात, मतलब N क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो D ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों के लिए आपकी जो N की वैल्यू है वो तो क्या है, सेम है। चलिए हम कुछ और ट्राई करते हैं। देन अगर मैं L बात करूं एजिमुथल क्वांटम नंबर की, तो L किसके बेसिस पे बताते हैं हम कि आपका S है, P है, Q, D है, कौन सा सबशेल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका S, और S के लिए L की वैल्यू होती है 0, तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही 0 होगी। मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर को भी हम डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m या फिर ml से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता है -L से +L तक होती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0 होगी। मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा। देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा था जिसको आपको देखते ही टिक कर देना चाहिए था। जब मैंने ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करे तभी आपको समझ जाना चाहिए, बिकॉज मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, एक को ऐसे। मतलब 2 जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो स्पिन है वो क्या है आपकी, अपोजिट। तो इसी स्पिन से ही हम इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज एक आपका अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस वजह से जो आपका सी ऑप्शन है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 L इक्वल्स टू 1। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, n की वैल्यू कह रहा है 3 है, L की वैल्यू 1 है। तो बच्चों ने यहाँ से कैलकुलेट किया, क्या निकाला कि n 3 है और L 1 है, तो मतलब P, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके, 6। ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर किया वो क्या था आपका 6, और जिन्होंने भी इसका आंसर 6 किया उनको मिला गोल गोल अंडा। मतलब आपका तो नेगेटिव मार्किंग गई, मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल ही गलत था। जिसने भी आपका बहुत ध्यान से आपके जितने भी क्वांटम नंबर्स अगर इनको स्टडी किया है, तो देखिए जो आपकी L की वैल्यू होती है ये आपको बता, देखिए N बताता है शेल, L बताता है सब शेल, ठीक है। मतलब 3 जो है ये आपकी शेल है, इसकी सब शेल क्या है आपका 3s, 3p एंड 3d, ये इसकी सब शेल्स हैं। मतलब जो आपका 3p है ये सब शेल है, बट क्वेश्चन में हमसे एक ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। और ऑर्बिटल के लिए आपके पास एक रूल भी था, दैट इज हुन्स रूल। और हुन्स रूल ने क्या कहा था, हुन्स रूल ने कहा था कि जो आपका कोई भी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, और वो भी अपोजिट स्पिन के। 3p का मतलब है कि
आपको ये तो देखना नहीं था, हमें तो एक ऑर्बिटल की बात करनी थी ना। अब आपका ये क्या है, एक ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। क्या आपने इस तरीके से कभी 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं? नहीं ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में। हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कम तो हम 1 भी हो सकता है या फिर आपका ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकता है, बट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिट हो सकते हैं, तो वो है आपका 2। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी थी। बहुत सारे बच्चों ने 3p निकाल करके इसका आंसर क्या किया है 6, जो कि गलत है। चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू। कह रहे कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी थी, जस्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। और जो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको कल भी जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रही थी उस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, या फिर आप इसको बोल सकते हो l इंटू l प्लस 1 दैट इज h क्रॉस। जो h क्रॉस है ये h अपॉन 2 पाई के ही इक्वल होता है। मतलब आपको सिर्फ l की अगर वैल्यू पता है तो आप इजीली एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें l की वैल्यू पता है कि क्या होती है। s के लिए l की वैल्यू होती है आपकी 0, p के लिए होती है 1 और d के लिए क्या होती है 2, और हमें तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो आपकी d के लिए l की वैल्यू है वो क्या है आपकी 2 है। तो ये आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2 प्लस 1 3 एंड 3 इंटू 6, तो ये आ रहा है आपका रूट 6। यहाँ पे आप h क्रॉस साथ में लेके चलेंगे तो हमारा अंडर रूट 6 h क्रॉस आ रहा है। ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या इसका राइट आंसर। यहाँ पे प्रिंटिंग में आपको मिस्टेक लग रही है बट ये h क्रॉस आएगा, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कह रहे कि हमें ये क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, इन क्वांटम नंबर से आप कितने ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स का मतलब है कि इस टाइप से आपके कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो देखिए क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू दे रखी है 3, मतलब कि आपकी थर्ड शेल की बात कर रहा है, और l की वैल्यू है 1। l की वैल्यू 1 का मतलब है वो आपका p सब शेल की बात कर रहा है, मतलब इसने बात की आपकी 3p की। उसके बाद उसने ml की भी बात की। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो आपका 3p है इसके लिए अगर मैं ml की वैल्यू लिखूं तो ये आएगी -1 0 एंड +1, और इसीलिए आपका जो p ऑर्बिटल होता है, मतलब जो p सब शेल है उसमें आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से एक की वैल्यू -1 0 +1 होती है। बट यहाँ पे जो ml है वो कितना है आपका, ml की वैल्यू है यहाँ पर 0। तो ml की वैल्यू 0 मतलब 3p में ml की वैल्यू 0 तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के लिए आएगी ना, बाकी के 2 ऑर्बिटल्स के लिए एक के लिए -1 है और एक के लिए +1 है। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए कितने ऑर्बिटल्स है मैक्सिमम, एक ही तो ऑर्बिटल आ रहा है हमारा, राइट, यही ऑर्बिटल है ना जिसके लिए ml की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हमारा जो ए ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जूल में कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ यहाँ पे दे रखा है, जो डाटा दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, दैट इज वेवलेंथ जो कि है आपकी 45 नैनोमीटर। प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू हमें वैसे भी पता है, इट्स इन स्टैंडर्ड 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, निकालना क्या है आपको एनर्जी। यहाँ से आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है h c बाय लैम्डा। ये तीनों टर्म्स हमें दे रखी हैं तो एनर्जी यहाँ से आपके लिए इजीली निकल जाएगी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले h की वैल्यू पुट करते हैं। एनर्जी h है आपका 6.63 इंटू में 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। मैं यूनिट के साथ पुट कर रही हूँ ताकि अगर हमें कोई यूनिट कन्वर्ट करना पड़े तो हम वो चेक कर लेंगे। ठीक है,
सी हमें दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड से जो आपका सेकंड इनवर्स है वो तो यहीं पर कट हो गया। देन आता है आपका वेवलेंथ लैम्डा, जो कि हमें दे रखी है 45, बट ये क्या है आपकी नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या है मीटर। तो मतलब इस नैनोमीटर को आपको मीटर में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन हमें पता है कि जो हमारा 1 नैनोमीटर है ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो आप लिखेंगे 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये आपका यहाँ पे जो मीटर है, मीटर से मीटर भी क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो +9 आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, मतलब 10⁻17 हो जाएगी दोनों ऐड होकर के। और ये 17 आप -34 में से माइनस करेंगे और इनको जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4.42 इंटू में 10⁻⁻18 जूल। ये क्या आ गई आपकी एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो देखिए जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मेन चीज आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ये दो ऑप्शंस में 10 की पावर प्लस में है, जो कि आपको 10 की पावर सॉल्व करने पे ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी आपकी, राइट। उसके बाद आप -15 और -18 वाला फैक्टर था जो कि आपको पावर में ही देखना था। तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप सिंपली भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आपको नैनोमीटर में दे रखी है, नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स में। ओके, आपको बताना है विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। आपको जो वेवलेंथ है उसको नैनोमीटर में ही कैलकुलेट करना है ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी। और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देखिए आपको h की वैल्यू दे रखी है दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है जो कि है आपकी 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। देन आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है दैट इज म्यू 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आपको निकालना क्या है वेवलेंथ, और वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में पूछा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि नैनोमीटर में निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होता है c/λ के। तो देखिए यहाँ पे जो आपको h की वैल्यू दे रखी है ना वो ऐसे ही इन्होंने फालतू में दे रखी है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि h दे ही क्यों रखा है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा डाटा भी दे देते हैं जिसकी आपको नीड नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं उसको फालतू में घुसाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं फॉर्मूले में कि नहीं जो वैल्यू दी है तो यूज होगी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो म्यू है दैट इज फ्रीक्वेंसी वो आपको दे रखी है 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। देन आपकी जो सी की वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, वो है आपकी 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स, और ये है आपका लैम्डा। हमें वेवलेंथ को ही कैलकुलेट करना है, तो आप वेवलेंथ को अगर इधर ले लेंगे तो देखिए सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स आपका कट गया, सिर्फ नैनोमीटर ही यूनिट बचेगी। तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻15। तो ये तो कट गया 2 पे, यहाँ पे पावर जब आपकी चली जाएगी तो क्या बचेगा 100, मतलब 100/2 आ रहा है आपका। और 100/2 कितना होगा 50 नैनोमीटर। तो ये क्या आ गई आपकी वेवलेंथ। ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसमें हमसे ऑर्बिटल की बात की थी, बट इस क्वेश्चन में हमें पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो सिंपल है, पहले आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करो, और आपको पता है कि जो आपका एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। कंडीशन दे रखी है n की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है, p की वैल्यू है 1। p की वैल्यू अगर आपकी 1 है इसका मतलब क्या है, सॉरी l की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है आपकी p सब शेल के लिए, यही तो होता है ना। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो 1 किसके लिए है आपका p के लिए, तो ये आ गया 3p। देन इन्होंने बोला कि m की वैल्यू क्या है आपकी -1।
अब आपको पता है कि जो आपका ML है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू -L 0 से +L वैल्यू होती है। L की वैल्यू 1 है तो मतलब -1 0 और +1 ये 3 वैल्यूज होती हैं। जो 0 होती है ये होती है आपकी pz ऑर्बिटल के लिए, राइट। 0 आपका किसके लिए होता है? pz ऑर्बिटल के लिए होता है, जबकि जो आपका +1 और -1 है ये आपका px और py ऑर्बिटल के लिए। इसने हमें -1 दिया है तो हमने बोला कि जो -1 है वो हमारा px ऑर्बिटल के लिए, तो ये है आपका 3px ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके ले सकता है। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, 3p की बात की ना उसने हमारे सामने, तो 3p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स की ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, एक को बोला -1, एक को बोला 0 +1। उसने बात की सिर्फ जहाँ पे -1 है, तो -1 वाला तो सिर्फ यही ऑर्बिटल है और एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही कि ये वैल्यूज कहाँ से आई या फिर मैंने इसको पी जेड कैसे बोला, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें हमने पूरे चैप्टर की समरी की थी, आप पहले उस वीडियो को देखिए, वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक एक क्वांटम नंबर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक चीजों को। तो पहले अगर आप वो देखेंगे और उसके बाद आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इजिली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। सब शेल की बात की है इस बार इन्होंने, ठीक है, ऑर्बिटल की बात नहीं की। अब इन्होंने पूरा सब शेल लिया है, तो देखिए L की वैल्यू है आपकी, N की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू है 3 और 3L की वैल्यू किसके लिए होती है आपकी? F ऑर्बिटल के लिए। मतलब ये आपका 4F की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो आपका 4F है उसमें 7 ऑर्बिटल्स आते हैं, राइट। 2 3 4 5 6 7। 4F में आपके पास कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। और 7 ऑर्बिटल्स में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? डबल उससे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी हमें डाटा ऐसा ही दे रखा था, बट यहाँ पे सबशेल की बजाय उसमें ऑर्बिटल था। अगर इस क्वेश्चन में भी सबशेल की बजाय वो ऑर्बिटल लिख देता तब भी आपका आंसर 2 ही आता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब सबशेल की बात करता है तो मतलब 2p 3p 4p 4f 3d 5f 5s 6s 7s इन सब की बात कर रहा है। मतलब पूरा सब ये पूरा जो होता है सबशेल होता है और इस एक जो बॉक्स है इसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स को थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और जब अगर वो शेल की बात कर दे तो मतलब अगर 4 की बात करेगा तो उसमें 4s 4p 4d और 4f ये चारों सबशेल्स कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम 4 क्वांटम नंबर्स का आपको बिल्कुल करेक्ट सेट बताना है फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम। तो इस केस में पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका रुबीडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गया है, कौन सी शेल में गया है, तब आप उसके बाकी सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अगर मैं रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टार्ट होगी 1s2 2s2 2p6, राइट। 2p6 के बाद आता है आपका 3s2 3p6 एंड देन 4s2। फिर आपका 3d10 में आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, उसके बाद आता है आपका 4p6, उसके बाद आएगा 5s। अब देखिए यहाँ तक अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपने 36 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, आपके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे आएगा आपका 5s1 में। तो ये क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है। तो मतलब आपके पास 5s शेल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो सिंपली हो गई आपकी 5। तो देखिए बी ऑप्शन तो आपका यहीं पे क्या हो गया, कट हो गया। और एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन भी चला गया और डी ऑप्शन भी चला गया, क्योंकि इन्होंने एल की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया कि हमारा सी है, बाकी फिर भी हम चेक करेंगे। ML जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको पता है -L से +L तक वैल्यू लिखता है, तो इसकी तो आएगी 0। और स्पिन
आपकी प्लस हाफ या माइनस हाफ में से आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन में हमें प्लस हाफ दिया है तो हमने वही कंसिडर की, तो जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहे थे एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर दिस। हमें E1 और E2 की वैल्यू दे रखी है तो हम पहले लिख लेते हैं। E1 है आपका 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो आपका E2 है वो है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। देन बोला द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, आपको λ1 और λ2 के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी की फॉर्मूले की बात करूं जो कि वेवलेंथ की टर्म्स में होता है तो होता है E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, और आपको पता है कि H और C दोनों ही क्या हैं आपके कांस्टेंट है, राइट। तो अगर मैं E1 बाय E2 की टर्म्स में इसको लिखना चाहूँ तो आप कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको E1 कंसिडर कर रहे हैं तो ये λ1 हो जाएगा और E2 होगा H C बाय λ2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा। अब मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ, तो E1 बाय E2 अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंपली है लैम्डा क्या है आपका इनवर्स है, तो यहाँ पे आएगा आपका λ2 और ये आएगा λ1। ओके, E1 E2 की वैल्यूज आपको दे रखी है। E1 है आपका 25 और ये है आपका 50, देन आ गया λ2 बाय λ1, ये कट करके आ रहा है क्या आपका 2। तो मतलब कि यहाँ से सिंपली आपको पता चल रहा है कि जो आपका λ1 है वो क्या है ट्वाइस ऑफ λ2 के, राइट। तो ये आपका रिलेशन हो गया। ऑप्शंस में देखेंगे तो किस ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है, तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे आंसर से क्या कर गया, मैच कर गया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कह रहा है कि अगर आपके n की वैल्यू क्या है 6 है तो आपको करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्या होगा, मतलब अगर 6 शेल है तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं हम ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। आपको 4 सेट दे रखे हैं, यहाँ पे एक ले रखा है NS, एक है आपका N-1D, मैं फर्स्ट ऑप्शन के बेसिस पे लिख रही हूँ। देन है आपका N-2F और NP। आपको इनमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर है वो क्या होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी के लिए जब इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा रूल लगाते हैं हम, N+L रूल लगाते हैं। तो हमें वही काम यहाँ पे करना है, N+L रूल लगाएंगे। यहाँ पे हमें N ऑलरेडी दे रखा है कि N 6 है, अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू 6 पुट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 6s, N-1 मतलब 6-1 ये हो गया 5D, N-2 मतलब ये हो गया 4F और ये NP मतलब 6P। ठीक है, अब इनके लिए N+L की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको पता है S के लिए 0 होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए क्या होती है आपकी 3। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, 6 + 0 ये आ गया आपका 6, 5। D के लिए वैल्यू क्या होती है आपकी 2, तो 5 + 2 5, 2 7, 4। F के लिए वैल्यू होती है 3, 4 और 3 भी 7 और P के लिए वैल्यू होती है 1, तो 6 + 1 ये भी हो गया आपका 7। तो देखिए अब हमने ये देखा था कि जिसका N+L सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 6s का N+L की वैल्यू सबसे कम है तो मतलब NS की वैल्यू तो सबसे कम होने वाली है, इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, तो सबसे कम एनर्जी होगी आपकी NS की। अब इन तीनों में क्योंकि N+L की वैल्यू सेम है तो जब N+L की वैल्यू सेम आ जाती है तो उस केस में हम किसको कंसिडर करते हैं, तब हमें कंसिडर करना होता है आपकी N की वैल्यू को, कि जिसका N हाई होगा उसी की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में किसका N सबसे ज्यादा हाई है, यहाँ पे 6 है, मतलब NP की वैल्यू इन तीनों में सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो मतलब जो आपका NP है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, NP से जो कम होगी वो किसकी होगी 5D की, क्योंकि इसका N छोटा है। देन आएगा आपका 5D जिसको मैं लिख सकती हूँ N-1D, क्योंकि 5D को हमने यहीं से तो मतलब लेकर के आए थे ना N की वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि हमें ऑप्शंस इन टर्म्स में दे रखे हैं इसलिए मैं सीक्वेंस ऐसे ही लिख रही हूँ। उसके बाद आएगा आपका 4F, क्योंकि इसकी N की वैल्यू सबसे कम है जिसको मैं लिख सकती हूँ N-2F। तो
तो ये क्या है आपका एनर्जी का सीक्वेंस। ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए जो आपका लास्ट ऑप्शन है ये हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्लैंक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू दे रखी है। तो देखिए जो जो वैल्यूज दे रखी है लिख लेते हैं। मास है आपके पास 9.11 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम। प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू है 6.626 इंटू में 10⁻34 जूल सेकेंड। आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है किसमें, इन वेलोसिटी, मतलब जो आपका डेल्टा v है वो आपको कैलकुलेट करना है विद इन अ डिस्टेंस। जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं जो कि क्या होता है आपका डेल्टा x होता है, वो हमें दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इस एंगस्ट्रॉम को क्योंकि यहाँ पे सारी हमारी SI यूनिट्स हैं तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में, बिकॉज हमारा आंसर भी फाइनल में मीटर यूनिट्स में ही दे रखा है। तो आपको पता है एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपका 10⁻10 मीटर, तो उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू में 10⁻10 मीटर। ओके, अब जो आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल के केस में हम डायरेक्ट इसको इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, डेल्टा v निकालना है, तो बाकी सबकी क्या करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है। h क्या होता है, ये होता है 0.626 जो कि हमें दे भी रखा है इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। देन आएगा आपका 4, पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14 इंटू में मास इसके डिवाइड में आ जाएगा तो मास आ जाएगा आपका 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और मास भी आ जाएगा और आपका जो डिस्टेंस है वो भी डिवाइड में आएगा जो कि क्या होता है आपका 0.1 इंटू में 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, आप इन सभी टर्म्स को यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो आपकी जूल में यूनिट है इसको भी जब आप ओपन करेंगे तो किलोग्राम जो है यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाता है और जो आपका आंसर है वो आपका मीटर सेकंड इनवर्स में आएगा। तो जब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका 5.785 इंटू में 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस में देखें तो देखिए 10⁻6 5. तो फर्स्ट ऑप्शन जिसको राउंड ऑफ करके इन्होंने लिख दिया 5.79 इंटू में 10⁻6, राइट। तो मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन में है इंफॉर्मेशन की जो एनर्जी है सेकेंड बोहर ऑर्बिट की, मतलब कि जो आपका E2 है वो हमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए जो कि है आपका -328 किलो जूल मोल इनवर्स, और हमें फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए नॉर्मली जब हम फॉर्मूला याद करते हैं यहाँ पे तो हमें याद होता है -13.6 z² अपॉन n², और ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन नहीं याद है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम वो बात करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूले को अगर जूल में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1312 n², और ये फॉर्मूला आता है आपका किलो जूल में सीधा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एन की फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आप एन की वैल्यू 4 रख दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बट मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको कन्वर्जन नहीं आता, वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आता है एक यूनिट में, जो कि मुझे नहीं पता कि वो कांस्टेंट क्या आता है। ठीक है, तो उस केस में मैंने बोला कि जो मेरे को E2 की एनर्जी दे रखी थी, हमें क्या करना है, यहीं से अपना रिलेशन निकालना है। एनर्जी को मैंने माना कि एक कांस्टेंट है जो कि मेरा किलो जूल में होना चाहिए, कांस्टेंट मुझे किलो जूल में चाहिए, अपॉन n²। z² मैं इसे कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि हाइड्रोजन एटम का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो z² की वैल्यू अपने आप में ही क्या हो गई 1।
अब मुझे E2 के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो अगर मैं इसको E2 के लिए कंसिडर करूं तो कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 और E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -328 किलो जूल मॉल इनवर्स। तो यहाँ से आप इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में तो पता है बट किलो जूल की टर्म्स में नहीं पता। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा आपका -4 × 328, ये आपका आ गया। आप इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे जब आपको E4 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब E4 के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो मैंने लिखा -4 × में 328 किलो जूल मॉल इनवर्स। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये आपका, क्योंकि n स्क्वायर करना है ना आपको, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 4 कर दिया मैंने, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। इस 4 को जब आप इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा 82 पे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है -82 किलो जूल मॉल इनवर्स। तो देखिए, जब हमें फॉर्मूला नहीं पता था कि उस पर्टिकुलर यूनिट में किलो जूल में यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तब भी हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो देखिए जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चंस या तो क्वांटम नंबर्स पे आते हैं या फिर आपका इस टाइप का एनर्जी या फिर जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इन पे आपका कोई न्यूमेरिकल आता है। दोनों ही टाइप के हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप अब आपको सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।